नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय यादव की ओर से दिए गए बयान की। दूसरी खबर है सोनीपत से, जहां रोडवेज ड्राइवर को थार से रौंदने के मामले में पुलिस ने आरोपी मोनिका ग्रोवर को कोर्ट में पेश किया है। और तीसरी खबर है झज्जर से, जहां दबंगों का आतंक है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और चौथी खबर है फरीदाबाद से, जहां दो पक्षों में रास्ते को लेकर जमकर विवाद हुआ है। तो 4 बड़ी खबरें और उनकी 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली विंडो में आप देख पा रहे हैं कांग्रेस में किस तरीके से जो है किचकिच का दौर चल रहा है। और दूसरी खबर में रोडवेज ड्राइवर की हत्या को लेकर जिस तरीके से मोनिका ग्रोवर को आज कोर्ट में पेशी की गई है और 3 आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे डीटीसी कंडक्टर को यहां पर गोली मारने की खबर है और किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं लगातार। और चौथी खबर में हम बात करेंगे दो पक्षों में खूनी झड़प हुई है, संघर्ष हुआ है, एक रास्ते को विवाद को लेकर यह झड़प हुई है। चार बड़ी खबरों की तस्वीरें 4 अलग अलग विंडो में आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है। दूसरी अगर बड़ी खबर की बात करें तो रोडवेज ड्राइवर की हत्या को लेकर अब मामले में पुलिस ने आरोपी मोनिका ग्रोवर को कोर्ट में पेश किया है। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। 2024 में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने बड़ा बयान दिया है। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री का नाम सोनिया गांधी तय करेंगी। कैप्टन अजय यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है, कहा है कि कांग्रेस ओबीसी की सच्ची हितैषी है। 27% आरक्षण के नाम पर बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। हमारे संवाददाता सुशील सिंह ने कैप्टन अजय यादव से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव हैं, वो कुछ उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो उस बयान को कैप्टन साहब किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, लक्ष्मण जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस जो है 27% आरक्षण जो मंडल कमीशन लागू किया था उसके विरोध किया था। मैं उनको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में जो संजीविया जो हैं, संजीविया जो थे डी संजीविया, उन्होंने 60 के दशक में आरक्षण लागू कर दिया था बैकवर्ड क्लास के लिए। और भारत सिंह सोलंकी ने 60 के दशक के अंदर आपके इस गुजरात के अंदर 27% आरक्षण लागू कर दिया था। मंडल कमीशन तो बाद में आया। और वीपी सिंह की ने जब घोषणा की थी, उसकी सरकार गिनाने वाले कौन लोग थे? जब मंडल कमीशन का जब घोषणा की थी तो भाजपा के लोग थे जिन्होंने अलग होकर उनसे उनकी सरकार गिरा दी थी। और हरियाणा में कितनी बसें जलाई गई थी उस वक्त? कौन था उस टाइम देश का प्रधानमंत्री? ये बता दें मेरे को। और असली बात यह है कि अगर मंडल कमीशन अगर लागू हुआ तो 92-93 में हुआ, जब पीवी नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे, सीताराम केशरी अध्यक्ष थे, उसके बाद सोनिया गांधी जी आ गई थी। तो अगर सही मायने में मंडल कमीशन अगर लागू किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। भाजपा के लोग हमेशा आरक्षण विरोधी हैं। ये जो आपका निजीकरण हो रहा है, इसका मकसद क्या है? बैंकों का है, रेलवे का है, LIC का है, बैंकों का है, आपका एयरपोर्ट है, बसों का है। तो रेलवे की जमीन को भी बेचने की बात चल रही है, 35 साल के पट्टे पे दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अगर निजीकरण रेलवे की जमीन का भी कर रहे हैं, रेलवे का भी कर रहे हैं, तो आरक्षण किसका खत्म होगा? SC और बैकवर्ड का। तो विरोधी कौन है? ये लोग विरोधी हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस विरोधी है? कांग्रेस तो इसके निजीकरण के विरोध में भी है। हमने अगर
जो पीपीपी मोड में हमने किया था, 51% कांग्रेस अपना गवर्नमेंट जो यूपीए गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा, 49% जो है वो विदेशी कंपनी होगा। नहीं, जब ये और नरसिम्हा राव जी ने अपने समय में, सोनिया गांधी जब अध्यक्ष थी, जब उस वक्त ये हमने इकोनॉमी को खोला था तो ये विरोध कर रहे थे। आज ये कैसे उस बात की कर रहे हैं? और मंडल कमीशन लागू हमने किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई ओबीसी के खिलाफ खड़ा है, आज 8% आरक्षण क्यों दिया पीसीए को, 16% क्यों नहीं दिया? 27% बनता है हमारा, 11% ओबीसी का, 16% बीसीए का। हमारे अभी परसों हमारे सारे जितने हमारे जिले में सब लोगों ने जाकर ज्ञापन दिया है राज्यपाल और मुख्यमंत्री को कि 27% आरक्षण लागू करो। और जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे? इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि एससी की पॉपुलेशन भी बढ़ गई, बैकवर्ड की पॉपुलेशन बढ़ गई। हमारी पॉपुलेशन 70% ज्यादा है, तो हमारा आरक्षण तो 70, जिसकी जितना हिस्सा उतनी आबादी उतना हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये डरते हैं, इनको डर घुस गया ओबीसी का, एससी का, इसलिए जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। कैप्टन साहब, संगठन की बात कर ले। प्रदेश में 8 तारीख को संगठन घोषणा करने की बात की जा रही थी, अभी तक हरियाणा में संगठन नहीं आ रहा है, वजह क्या मानना है? क्या वही 8 साल वाला फांस अभी भी फंसा हुआ है? देखो, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका बहुत ही भारी समर्थन हो रहा है। आपके बाद कौन मुख्यमंत्री बनाएगा? वो सोनिया गांधी करेगी। लेकिन जो बाकी सब नेता हैं, जब तक हम सब मिलके नहीं लड़ेंगे पार्टी में, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो मैं हूं या कोई और नेता हो बड़ा, कोई अपने आप को पार्टी से बड़ा ना समझे। सबको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी का, क्योंकि उनको सीआर लीडर बनाया, उनको जो है पीसीसी का करना है, सबको सहयोग करना चाहिए और इसमें उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन सामूहिक नेतृत्व ही पार्टी को सत्ता में लेकर आया। बिल्कुल, ये पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के नाम पर, ओबीसी के नाम पर केवल और केवल लोगों को बरगला रही है, जबकि असल हितैषी कांग्रेस है। वीडियो जर्नलिस्ट एमके मोड़ा के साथ सुशील सिंह, हर खबर। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। सोनीपत में थार गाड़ी से कुचलकर रोडवेज ड्राइवर की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोनिका ग्रोवर को पुलिस में कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही साथ आरोपी कुणाल का जन्मदिन मनाने के लिए मुरथल आए थे। वहीं पुलिस की गिरफ्तारी के दौरान मोनिका ग्रोवर ने कड़े खुलासे किए हैं। मोनिका ने थार गाड़ी में उसके साथ रहे दूसरे आरोपियों के नाम और पते बताए हैं। वहीं मामले में 3 आरोपी प्रांजल, विकास और कुणाल के नाम सामने आए हैं। तीनों आरोपी सभी फरार हैं। आपको बता दें कि थार गाड़ी को प्रांजल चला रहा था। दूसरे आरोपियों की गिरफ्तार के लिए पुलिस दबिश दे रही है। तो जिस तरीके से बस ड्राइवर की, रोडवेज बस ड्राइवर की जो है निर्मम हत्या की गई थी थार गाड़ी से कुचलकर, उसके बाद जो है मामले ने तूल पकड़ा, कर्मचारियों ने चक्का जाम किया। इस पूरे मामले में जब संज्ञान लिया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की तरफ से, तब जाकर जो है अब पुलिस यहां पर सख्त रुख अपनाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कि एक आरोपी महिला को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है पूरे ये घटनाक्रम को देखते हुए? ये घटना जो है दिल्ली एनसीआर के नजदीक कुंडली थाने के क्षेत्र में ये घटना हुई थी और ये रात की घटना थी, जो सुबह 4 बजे का समय था। और जो घटना हुई थी इतनी खतरनाक घटना थी कि थार गाड़ी जो है अमीर यादव की गाड़ी में एक रोडवेज कर्मचारी की हत्या कर दी थी, जो मामला दर्ज हुआ है। और उसी के अपने पिता के गम में बेटे ने सुसाइड कर लिया। दो मौतें हुई हैं, जहां कहीं ना कहीं थार गाड़ी की जिम्मेवार व्यक्ति थे जो चला रहे थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक हत्या का मामला दर्ज हुआ है। जो कि सोनीपत जिला एक ऐसा जिला है जहां पर लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और क्राइम का ग्राफ बढ़ना पुलिस के लिए सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है और पुलिस प्रशासन मीडिया से बचता है। ऐसा ही हमने क्वारी गैंग में देखा था, जब गृह मंत्री को संज्ञान लेना पड़ा, अब परिवहन मंत्री को संज्ञान में लेना पड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पुलिस
अपना धर्म नहीं निभा पा रही, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रही, इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्तियों को सामने आना पड़ता है। अन्यथा जो जिम्मेवारी बनती है कि जो पीड़ित होता है उसको इंसाफ दिलवाने की पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। मोनिका गुप्ता जो है वो जरूर एक हिरासत में आई है, जिससे पूछताछ पुलिस ने की है। 3 अन्य लोगों के भी नाम जो उसने बताए हैं, और एक जिसका बर्थडे था जो कि मुरथल थाना जो पड़ता है, जहां पर जो काफी बड़े ढाबे हैं जो काफी फेमस हैं, पूरे भारत में फेमस है, वहां पर ये बर्थडे की पार्टी मनाने आए थे। और जब सुबह का वक्त था तो वापसी जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, जहां कुंडली के क्षेत्र में ये हादसा हुआ, और लगातार काफी बड़ी चुनौती रही जो कि हरियाणा रोडवेज का दिल्ली डिपो भी सभी तरीके के डिपो ने स्ट्राइक की। तब ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी संज्ञान में आया और इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। तब कहीं ना कहीं एक युवती की हिरासत में लेने की बात सामने आई है। दूसरा, जब कुहाड़ी गैंग लेकिन लाजपत यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो थार में जो लोग सवार थे, जिस तरीके के अभी फरार बताए जा रहे हैं 3 आरोपी, लेकिन एक आरोपी महिला की यहाँ पर हिरासत में लेकर कोर्ट में पेशी भी हो गई। लेकिन जब उस कर्मचारी के ऊपर थार चढ़ा दी गई जिसमें कि उसकी निर्मम हत्या भी हुई, उसके बाद उसके बेटे की यहाँ पर खुदकुशी करने की खबर आई, तो इसमें उसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, देखिए जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी बनती है, क्योंकि समय रहते पुलिस प्रशासन उसको समझा नहीं पाया, उस परिवार को संयम खोने के बाद हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ा और बड़ा कदम उठाना पड़ा। रोडवेज बस का जो चक्का जाम करना पड़ा, ये कहीं ना कहीं जो नकली सूची है जो पुलिस की जिम्मेवारी बनती थी कि उन परिवारों को समझा पाए, रोडवेज कर्मचारियों को समझा पाए, ताकि जल्द अपनी कार्रवाई कर पाए। हमने ऐसा ही कुहाड़ी गैंग में भी देखा था, जब पेट्रोल पंप के सभी मालिकों ने स्ट्राइक की थी, तब गृह मंत्री को सामने आना पड़ा, तब गिरफ्तारी हुई। तो ये 2 बड़ी वारदातें सोनीपत में देखने को मिली है, जिससे काफी बड़ी जो है भारत, यहाँ पर पूरा सोनीपत में भारत बसता है, अनेक राज्य के लोग रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दहशत में है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस कर्मचारी की यहाँ पर हत्या की गई, मर्डर किया गया और कुचलकर निर्मम हत्या की गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो इंसाफ के लिए, एक जान की इंसाफ के लिए परिवार गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी कोई किसी ने सुनवाई नहीं करी, उसके चलते उन्होंने भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और कहीं ना कहीं इसका सवाल तो प्रशासन पर खड़े होते हैं, प्रशासन तो जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता है, और सवाल यह भी उठता है लाजपत कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। आए दिन इस तरीके की वारदातें प्रदेश में, राज्य में इस तरीके की वारदातें जब सामने आती हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहां पर रह जाता है, कहां काम करता है, क्यों काम नहीं कर पा रहा है, क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही है, उनको गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, ये सारे जो सवाल हैं उन पर तो प्रश्न चिन्ह बनता है। लाजपत, इस पर पूरे प्रकरण पर पुलिस प्रशासन क्या कुछ रुख अख्तियार कर रहा है, क्या जो है इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से चरमराया हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत की पूरी जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लीजिए, या अन्यथा जो सभी पत्रकार प्रयासरत रहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है, सोनीपत एसपी जो है उनसे बातचीत करे, उनको कुछ बता पाए। लेकिन सोनीपत के एसपी जो है मीडिया से बचते हैं और मीडिया के सामने बचने से कतराते हैं। जो एसएसओ हैं, डीएसपी हैं, उनकी भी चुप्पी कर रखी है और कोई भी व्यक्ति, पुलिस कर्मचारी सामने नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी जिम्मेवारी बनती है। देखिए, मोनिका गुप्ता को जब हिरासत में लिया है, गाड़ी को अपने कब्जे में लिया है, तो मीडिया के सामने आना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन वो बचते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जिम्मेवारी बनती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब व्यक्ति की जान चली जाती है, फिर वही कार्रवाई बनती है, फाइल बनती है, दब जाती है और टीम गठित होती है, वह अपनी कार्रवाई करते हैं और फिर फाइलें बनती है, फिर दब जाती है। तो ये सीधी सी बात होती है, कोर्ट में जब कोई मामला चलता है तो तारीख पर तारीख जैसे मिलती है, ऐसे ही हर रोज तारीख मिलती है। पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं बचता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए लाजपत। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। दबंगों का आतंक है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि एक जन्मदिन के जश्न में गोली मारकर डीटीसी के कंडक्टर की हत्या कर दी गई। सारा मामला बहादुरगढ़ के मठौड़ी गांव का है, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक मोहित दिल्ली डीटीसी में कंट्रैक्टर के पद पर काम कर रहा था। साथ ही साथ जानकारी के अनुसार मांडोठी गौशाला के प्रधान के बेटे की जन्मदिन पार्टी में मोहित गया हुआ था।
जहां कुछ नोकझोंक में दीपक ने मोहित को सीधी गोली मार दी। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। यहाँ मांडोठी गांव में बल्लू प्रधान के लड़के की बर्थडे पार्टी थी। वहां जो है ये 5-6 बच्चे थे जो अल्कोहल वगैरह का सेवन कर रहे थे। उस टाइम पर जो है इन्होंने दीपक सन्नोख रणदीप वासी मांडोठी ने जो है इसको लड़के को गोली चला मारी है। वहाँ से हमसे मेरे हॉस्पिटल आए, उसको यहाँ लेके आ चुके थे। आने के बाद पता चला डॉक्टर से भी अकेले तो गुजर चुका है, इसमें कुछ नहीं है। वहाँ ये अपने छोटा दलाल है मांडोठी, उसकी पार्टी का जश्न मना रहे थे। उसके और अन्य साथी छोटे के ये सब वहाँ इकट्ठे हो रहे थे और वहाँ पर सबसे पता करने पर पता चला कि अभी कोई दीपक है यही मांडोठी गाँव के रणधीर का, उसके द्वारा यह 315 की उम्मीद से गोली चलाई। प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में, आखिरकार क्यों गोली चला दी गई? देखिए, आपको बता दें कि जन्मदिन के जश्न मना रहे थे गांव में ही और गोली मारकर जो है डीटीसी के कंडक्टर की हत्या कर दी थी। मामला झज्जर जिले के गांव मांडोठी का है। मृतक की पहचान जो है मातन गांव के मोहित के तौर पर हुई है और मृतक मोहित जो है दिल्ली डीटीसी बस पर कंडक्टर के रूप में काम करता था। मांडोठी जो है गौशाला के जो प्रधान है बल्लू, उनके बेटे छोटे दलाल के जन्मदिन का जो है पार्टी जश्न मनाया जा रहा था और जो है मृतक मोहित वहां पर आया हुआ था। पार्टी चल रही थी तो अचानक जो है सभी ने जो है वहां जश्न के दौरान शराब पी हुई थी, शराब के नशे में थे। तभी इस दौरान जो है गोली जो है मोहित को मार दी, जिसके इसके मांडोठी गांव के जो दीपक ने जो है इस मोहित को सीधी गोली मार दी थी। वहीं पर जो है मौके पर ही मोहित की मौत हो गई थी और पार्टी के दोनों के बीच में किसी तरह का कोई विवाद की अभी तक बात सामने नहीं निकल कर आई है। पुलिस ने जो है मृतक मोहित के ताऊ के बयान पर ही आरोपी दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कर जो है तलाश भी जारी कर दी। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है, जिसे जल्द से जल्द जो है पुलिस द्वारा जो बतलाया गया है मीडिया के सामने उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी सुमित, किस तरीके से किन कारणों के चलते ये गोलीकांड को अंजाम दिया गया, कोई जानकारी? देखिए आपको बता दें कि जो जन्मदिन की जो पार्टी चल रही थी, जश्न का माहौल था, उसमें जो है गांव के काफी जो युवा है उस पार्टी में शामिल थे और सभी ने जो है शराब पी हुई थी। फिलहाल जो पुलिस ने जो बताया है मीडिया के सामने, शराब के नशे में जो है गोली लगी है। अभी कोई मामला निकलकर सामने नहीं आया है। इनकी अगर या कोई पहले से कोई रंजिश है तो वो बात अलग है। फिलहाल अभी कुछ निकल के नहीं आया। फिलहाल जो है आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद ही जो है पूरे हादसे का पर मामला जो है मीडिया के सामने रखने की बात पुलिस यहाँ कर रही है। फिलहाल जो है मृतक का पोस्टमार्टम कराकर जो है शव को परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस जो है जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है आरोपी की। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुमित। चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद के छायसा गांव में दो पक्षों में रास्ते को लेकर जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी और फरसे से हमला कर दिया। हमले में करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक महिला सहित 3 पुरुष हैं। इस झगड़े में एक महिला की मौत हो गई है तो वहीं 3 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में भेजा गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, आज जो है ये सूचना प्राप्त हुई थी कि छायसा में रहने वाले 2 परिवारों में आपस में रास्ते को लेकर के झगड़ा हुआ है और जिसमें कि घायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसमें एक जो वृद्ध लेडीज थी जिसकी यहाँ चोटों के कारण मृत्यु हो गई। एक्सपर्ट मंदिर के गए इस
इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय गुप्ता हमारे साथ लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। संजय, किन कारणों के साथ में दो पक्षों में ये विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि ये झड़प जो है खूनी संघर्ष में बदल गई? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा अपने भाईचारे के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का जो भाईचारा है वो गांवों से शुरू होता है और शहरों की तरफ जाता है, लेकिन कुछ समय से लगातार इस तरीके की सामने आ रही हैं। जिस तरीके से छोटे छोटे से मामलों को, सर ई को ठीक कराएं एक बार, ई को। जी, छोटे छोटे मामलों को लेकर लगातार लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और जिसकी परिणति इस तरीके के हत्याकांड के रूप में सामने आती है। तो ये मामला एक मामूली सी बात से शुरू हुआ था। एक सरकारी जगह पे एक रास्ता बना हुआ था जहां से सभी लोग गुजरते थे, लेकिन काफी समय से लगातार इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। आज भी इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में मामूली सी झड़प से बात शुरू हुई और ये झड़प इतनी खूनी संघर्ष में बदल गई कि एक पक्ष के लोगों ने फरसी और कुल्हाड़ी से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कि इस महिला की मौत हो गई। और जो 3 पुरुष हैं, परिवार के जो 3 पुरुष सदस्य हैं, वो गंभीर हालत में अभी तो प्राइवेट अस्पताल में एडमिट है, लेकिन इससे पहले सबसे इनको सरकारी अस्पताल लेके आया गया था। लेकिन अगर इसमें पूरे प्रकरण में देखा जाए तो क्या पुलिस प्रशासन का क्या कुछ रुख रहा है? कितनी गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं? क्या किस तरीके से छानबीन चल रही है? संजय, देखिए, बिल्कुल मृतक जो महिला है उसके भतीजे का साफ तौर पे कहना है कि इस मामले की शिकायत पहले भी पुलिस के पास ले जाई गई थी कि इस तरीके से ये लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस का अभी तक रवैया रहा है, अब पुलिस लगातार जांच ये कह रही है कि जांच के बाद जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले सामाजिक तौर पे इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाती तो शायद इस हत्याकांड को अंजाम ना दिया जाता और कहीं ना कहीं गांव में भाईचारा बना रहता। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध नजर आ रही है। तो संजय, यहां पर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी भी जो है दलीलें उनके पास पहुंचती हैं उन पर जो है नजरअंदाज करते हुए यहां पर दिखाई देते हैं। इनकी बदौलत जो है क्या इनके अंदर जो निडर हो गए हैं, जिस तरीके से आरोपी अपने आरोप उसको अंजाम देकर निकल जाते हैं, क्या उस पर यहां पर पूरी तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है? क्या उनकी गिरफ्त तक पहुंच पा रही है पुलिस के? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि पहले क्या होता था कि गांव में कोई झगड़ा होता था, कोई विवाद होता था, तो पहले गांव के जो सरपंच थे या जो मुखिया होते थे वो पंचायती तौर पे मामले को निपटा देते थे। उसके बाद अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत होती थी तो मामला जब थानों में पहुंचता था तो थाने के जो अधिकारी होते थे उस मामले को दोनों पक्षों को बैठाकर बहला फुसलाकर इस मामले को खत्म करा दिया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, सरेआम गांव में फरसे और कुल्हाड़ी चलते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध हो जाती है। जैसा कि आपने कहा कि अपराधी बेखौफ हो चले, बिल्कुल बेखौफ हो चले, उनको कानून का कोई डर नहीं है। नहीं तो क्या कारण है? एक मामूली सी बात, रास्ता ना तो वो इनका रेलवे की वो जमीन है जहां पर ये रास्ता बना हुआ है, और दूसरे पक्ष के लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो मतलब कुल्हाड़ी और फरसों से दूसरे पक्ष पर हमला कर देते हैं, जिसमें इस महिला की मृत्यु हो जाती है। हालांकि पुलिस अब गिरफ्तारी की बात कर रही है कि जल्दी से जल्दी जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनको जो धक्का लगा है, उनके जो जिनके सर से मां का साया उजड़ गया है, उनकी पूर्ति कैसे होगी? अब पुलिस प्रशासन कब तक के लिए गिरफ्तार करने की जो है बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरे प्रकरण में? देखिए, पुलिस अधिकारी से हमारी बात हुई थी, एसीपी से भी बात हुई थी। उनका कहना था कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला का पोस्टमार्टम करा के महिला का जो शव है मोर्चरी में रखवा दिया गया है। देखिए, गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके, उनको सबक मिले, जिससे कि और जो लोग हैं उनके सामने एक नजीर पेश की जा सके कि इस तरीके के हादसे जब होते हैं तो वो सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा माफ नहीं किए जाते। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।